प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। परिष्कार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। तो हमने मौर्य वंश के का परिचय ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या उनके साहित्यिक स्रोत, उनके पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ लिया था। तो अब मैं चंद्रगुप्त मौर्य को आपको कंप्लीट बिंदुसार के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार बना। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, बिंदुसार का जो कार्यकाल था वो था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। तो ये बिंदुसार का क्या था? कार्यकाल था। बिंदुसार का कार्यकाल था 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, नाम से पता चल रहा है बिंदुसार को क्या क्या उपाधियां थी। तो सबसे पहले यदि प्रश्न आता है उपाधियां, तो बिंदुसार की सबसे पहले उपाधियां ये थी कि बिंदुसार को भारत का पहला सिजेरियन सम्राट कहा जाता है। सिजेरियन सम्राट का मतलब होता है उसे ऑपरेशन के द्वारा सर्वप्रथम पैदा किया गया था। तो बिंदुसार भारत का पहला सिजेरियन सम्राट था। पहला प्रश्न तो ये बन गया। उपाधियां तो आपको पता है यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को एमित्रोकेड्स कहा जाता है। एमित्रोकेड्स कहा जाता है। इसमें संस्कृत रूपांतरण एमित्रोचेड्स, मतलब उपाधियां पहले तो कि बिंदुसार को का जो कार्यकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उत्तराधिकारी था, और इसका कार्यकाल था 298 से 273 ईसा पूर्व। और बिंदुसार भारत का पहला सिजेरियन सम्राट था। और यूनानी ग्रंथों में एमित्रोकेड्स के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसका रूपांतरण एमित्रोचेड्स है। और आपको ध्यान में यूनानी ग्रंथों में एमित्रोकेड्स या संस्कृत में इसका रूपांतरण एमित्रोचेड्स का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में ध्यान देना, यूनानी ग्रंथों में एमित्रोकेड्स, संस्कृत में इसका रूपांतरण एमित्रोचेड्स, शत्रुओं का विनाश करने वाला। उसके बाद में वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भद्रसार। तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ में इन्हें सिंह सेन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा जाता है? सिंह सेन। और कान ने पूछ ले कि जैन ग्रंथ कौन सा? तो कनौज की एक राजवली कथा में इसको क्या कहा गया था? सिंह सेन कहा गया था। अब इसको देखो, ध्यान में रखना है, पतंजलि का महाभाष्य में इसको बिंदुसार कहा गया था। क्या कहा गया था? बिंदुसार। तो पंजलि के महाभाष्य में इसको क्या कहा गया था? बिंदुसार या अमित्रघात या सांची अभिलेख में भी इससे, अब जैसे मान लो आपसे पंजलि का महाभाष्य में बिंदुसार या मित्रघात, या हम कह सकते हैं सांची अभिलेख में इसको आपको पता है बिंदुसार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बिंदुसार की क्या थी? उपाधियां थी। उसके बाद में प्रश्न क्या बनता है? देखो, उसके बाद में बनता, आपसे ये प्रश्न उठागे कि दिव्यदान एक बौद्ध ग्रंथ था। दिव्यदान ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दिव्यदान ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि दिव्यदान ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था।
क्या हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। जनता ने तक्षशिला में विद्रोह कर दिया था। उस समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जनता ने विद्रोह किया। उस समय में तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था। उस समय में तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुसीम। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले अशोक को भेजा और उसके बाद में सुसीम को भेजा। तो अशोक उस समय में कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। और सुसीम कहाँ था? तक्षशिला में। लेकिन सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाया, तो उसके बाद में किसको भेजा? अशोक को भेजा उज्जैन। उस समय उज्जैन का अशोक क्या था? राज्यपाल। तो ये दिव्य दान ग्रंथ से हमें क्या मिलती है? जानकारी। उसके बाद में ध्यान रखना है कि बिंदुसार के समय में, बहुत शानदार क्वेश्चन, बिंदुसार के समय में सीरिया का शासक एंटियोक्स सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसका वर्णन स्ट्रेबो कर रहा है। इसका वर्णन कौन कर रहा है? स्ट्रेबो इसका वर्णन कर रहा है। उसके बाद में ध्यान में रखना है आपको, उसके बाद में मिस्र के शासक टालमी सेकंड या फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। अब देखो ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदुसार के, तो मिस्र के शासक टालमी सेकंड या फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसकी जानकारी हमें प्लिनी दे रहा है। इसकी जानकारी में एक इतिहासकार था यूनान का, प्लिनी कह रहा है कि मिस्र के शासक टालमी सेकंड ने फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है? प्लिनी। उसके बाद में देखो शानदार क्वेश्चन आप नोट लगा के लिख सकते हो, एक पर्सन में उसका पूरा रिवाइज करा देता हूं कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले यूनानी आने वाला कौन था? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक यूनानी आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। कौन आया था? मेगस्थनीज के बाद में आने वाला दूत था डायमेक्स। कौन था? डायमेक्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज के बाद में कौन आया? डायनोसियस। और डायनोसियस के बाद में ये आया। तो ऐसे एक प्रश्न आता है, देखो नोट लगा के हम लिखें। तो सबसे पहले तो कौन आया? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज के बाद में क्वेश्चन आता है, वैसे मिलान करना, फाहियान। और फाहियान के बाद में कौन आया? मेगस्थनीज में फाहियान के बाद में हेनसांग, और हेनसांग के बाद में आया इत्सिंग। तो ये थे कि एक चीनी यात्रियों का इतिहासकार कि सबसे पहले कौन आया? मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। ये इसका एक प्रश्न आता है प्राचीन भारत में सुमेलित करना। उसके बाद में ध्यान में रखना है, तो एक सबसे पहले कि एंटियोक्स, बहुत शानदार क्वेश्चन, एंटियोक्स और बिंदुसार के बीच में, एंटियोक्स और बिंदुसार के संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एंटियोक्स और बिंदुसार के संबंध क्या थे? बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इन संबंधों की जानकारी आपको पता है एथिनियस करता है। इन संबंधों का, एंटियोक्स और बिंदुसार के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इनकी जानकारी
एथिनियस करता है। एथिनियस कहता है कि बिंदुसार और एंटियोकस के दोनों के बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। एथिनियस इसका वर्णन कर रहा है। अब देखो, बिंदुसार एंटियोकस से तीन वस्तुएं की मांग रखता है, पत्र लिखता है। उस पत्र के माध्यम से बिंदुसार एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगता है। कौन सी 3 वस्तुएं? इन तीनों वस्तुओं का वर्णन एथिनियस करता है। पहली, मीठी शराब, इस मीठी शराब की मांग करता है। दूसरा, सूखी अंजीर। तो आपको पता है बिंदुसार एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगता है, क्योंकि एंटियोकस और बिंदुसार का मैत्रीपूर्ण संबंध है। बिंदुसार ने उनको पत्र लिखकर 3 वस्तुएं मांगी, मीठी शराब, सूखी अंजीर, तीसरी मांगी उन्होंने दार्शनिक। तो आपको पता है इस तीनों की मांगों का वर्णन एथिनियस करता है, यूनानी इतिहासकार। उसके बाद में एंटियोकस मीठी शराब दे देता है, सूखी अंजीर दे देता है। दार्शनिक के बारे में कहता है यूनानी ग्रंथों में, आप नोट लगा के लिख सकते हो, यूनानी ग्रंथों में कहा गया था कि भारत में दार्शनिकों का आदान और प्रदान नहीं किया जाता, क्रय और विक्रय। हमारे यूनानी ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि दासों को क्रय और विक्रय नहीं किया जाता। तो ये कौन से ग्रंथों में कहा गया? यूनानी ग्रंथों में। ये यूनानी ग्रंथों में कहा गया था कि हम दार्शनिकों का क्रय और विक्रय नहीं कर सकते। उसके बाद में देखो, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बहुत शानदार, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। अब ऐसे आपको ध्यान में रखना है, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। अब देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन यदि हम नोट लगा के देखें, आजीविक संप्रदाय का, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक, तो बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल। कौन थे? आजीविक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो मखली गोसाल। तो बिंदुसार के दरबार में एक आजीविक मुनि रहते थे, आजीविक मुनि, जिसका नाम था पिंगलवत्स। आज बिंदुसार के दरबार में एक मुनि रहते थे जिसका नाम था पिंगलवत्स। इस पिंगलवत्स ने भविष्यवाणी की थी कि इस मौर्य साम्राज्य में अशोक नाम का एक भविष्यवाणी की थी कि अशोक नाम का एक राजा बनेगा जिसको अशोक महान के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में ध्यान में रखना है, बिंदुसार के दरबार में बिंदुसार के 2 प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार के समय में 2 प्रधानमंत्री थे। चाणक्य भी बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री थे। चाणक्य भी बिंदुसार के समय में क्या थे? प्रधानमंत्री। उसके बाद में राधागुप्त भी बिंदुसार के दरबार में एक प्रधानमंत्री बने। फिर आपको एक लिखना है, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद होती थी। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद होती थी। उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता था वो खलाटक होता था। क्या होता था? खलाटक। चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। उसके बाद में चाणक्य के बाद में बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना कौन? राधागुप्त। और बिंदुसार के दरबार में एक 500 सदस्य की मंत्री परिषद होती थी। उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? खलाटक। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि बिंदुसार, और अच्छा क्वेश्चन, बिंदुसार के कहते हैं कि 16 रानियां थी। कितनी थी? 16 रानियां थी और उसके 101 पुत्र बताए गए थे। उसके बाद में और भी इसमें आपको यदि बिंदुसार का जोड़ना है कि बिंदुसार के समय में एक मैंने बता दिया मंत्री परिषद, उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता था? 500 सदस्य मंत्री परिषद होती थी। उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता था? खलाटक। एक और ध्यान में रखने, दिव्यदान। ये दिव्यदान ग्रंथ के अनुसार थे। कौन से ग्रंथ के अनुसार? दिव्यदान ग्रंथ। तो ये आपका कौन सा टॉपिक हुआ? बिंदुसार। उसके बाद में देखिए पढ़ रहे हैं हम सम्राट अशोक।
उसके बाद में क्या पढ़ रहे हैं, सम्राट अशोक। ये भी अच्छा टॉपिक है, सम्राट अशोक, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सम्राट अशोक। तो आपको पता है प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले मैं इसका कार्यकाल लिख दूं, सम्राट अशोक का कार्यकाल था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। ये शासन अवधि पूछी जाती है, पीछे परीक्षा में पूछा भी गया आरएस में। तो सम्राट अशोक का कार्यकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व। अब देखो ध्यान में रखना है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक एक महान शासक था। इस सम्राट अशोक को आपको पता, अशोक का शाब्दिक नाम से पता चल रहा है, अशोक बिंदुसार का क्या था, पुत्र था। तो इसके बाद में बिंदुसार के बाद में इसका शासक मतलब मौर्य में शासन कौन बना, सम्राट अशोक बना। इसका समय अवधि थी 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अब देखो इसमें प्रश्न क्या आता है, सम्राट अशोक की उपाधियां, सम्राट अशोक की उपाधियां, सम्राट अशोक की उपाधियां। तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की उपाधियां। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सम्राट अशोक की उपाधियां क्या क्या थी। सबसे पहले यदि मैं बात करूं पुराण, अब आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा पुराण, तो पुराण में कौन सा, विष्णु पुराण। एक और ध्यान में रखना है भाई, सम्राट अशोक का कार्यकाल 273-232 प्राचीन बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक बना। सम्राट अशोक की उपाधियां, तो पुराण में या पुराण नाम पूछ ले, सीधे पूछ सकते हैं कि सम्राट अशोक को पुराणों में क्या कहा जाता था। तो सम्राट अशोक को पुराणों में कौन से पुराण में, विष्णु पुराण। सम्राट अशोक को पुराणों में, विष्णु पुराण में, पुराण या तो सीधा आ जाएगा पुराणों में क्या कहा जाता था, या यदि पुराण नहीं आता है कि कौन से पुराण में, तो पुराणों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अशोक वर्धन कहा जाता था। तो पुराणों में सम्राट अशोक को क्या कहा जाता था, अशोक वर्धन। यदि पुराण आ जाए तो कौन से पुराण में, विष्णु पुराण। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की क्या मिलती है जानकारी, या वायु पुराण से। उसके बाद में यदि ध्यान में रखना है कि अशोक एक तो पुराण हो गया, उसके बाद में इस अशोक का नाम था मगधा या मगधाधिराज। तो मगधाधिराज कौन से अभिलेख में, भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम क्या था, मगधाधिराज। और यदि आपको ऐसे पूछ लें कि पुराणों में अशोक का नाम विष्णु पुराण, और इस विष्णु पुराण में अशोक वर्धन कहा गया था, और मगधाधिराज इसकी उपाधि थी, जो कौन से अभिलेख में, भाब्रू शिलालेख में इसको ये कहा गया था। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, मैं इस रुमनदेई कोमा निगाली सागर, रुमनदेई निगाली सागर कोमा गिरनार। बहुत शानदार क्वेश्चन है, गिरनार जो गुजरात में है। तो सम्राट अशोक को उपाधियां थी, पुराणों में इसको, विष्णु पुराण में इसको अशोक वर्धन कहा जाता था, मगधाधिराज भाब्रू शिलालेख में कहा जाता था, रुमनदेई और निगाली सागर और गिरनार, इसमें इसको देवना प्रिय दर्शनी के नाम से जाना जाता था। और अब आपको ध्यान में रखना है व्यक्तिगत नाम, अशोक का व्यक्तिगत नाम, अशोक का व्यक्तिगत नाम, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक का व्यक्तिगत नाम 4 अभिलेखों में मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक उदाहरण, अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक, एक तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर या उदयगोलम। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो अशोक का व्यक्तिगत नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। और यदि इस प्रश्न को आपको यदि पूछ ले और कि अशोक का नाम व्यक्तिगत कहाँ मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम, ये अशोक के उपाधियां थी कि इन उपाधियों में अशोक को ये नाम नहीं। अब या और पूछ ले, देवना, सीधा पूछ ले, देवना या प्रियदर्शनी, देवना प्रियदर्शनी नाम पूछ ले, जब तो ये आ जाएगा रुमनदेई अभिलेख, इनमें तो देवना प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। और सीधा आ जाए प्रियदर्शनी, तो प्रियदर्शनी नाम आ जाए भाब्रू
शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में इसको प्रियदर्शनी के नाम से शिलालेख, तो प्रियदर्शनी के नाम इसमें किस अभिलेख में? भाब्रू शिलालेख में इसका नाम मिलता है। और यदि एक और आता है मास की लघु शिलालेख, मास की लघु शिलालेख में इसे बुद्ध साक्य कहा गया था। क्या कहा गया था? बुद्ध साक्य कहा गया था। मास की लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध साक्य के नाम से पुकारा गया था। उसके बाद में ये तो सम्राट अशोक की क्या थी? उपाधियां थी। उसके बाद में ध्यान में रखना है अशोक का राज्याभिषेक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी दिव्यादान से प्राप्त होती है। दिव्यादान से प्राप्त होती है। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें किस ग्रंथ से? दिव्यदान ग्रंथ से मिलती है। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि अशोक को सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की जो सलाह दी थी वो ईरान का एक शासक था। ईरान का शासक जिसका नाम था दारा, मतलब इस दारा ने, ईरान का शासक था, अशोक को अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने के लिए जो सलाह दी थी वो किसने दी थी? ईरान के शासक दारा ने। इस दारा ने कहा कि अशोक तो जनता को या प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित कर। उसके बाद में थोड़ा ध्यान देना है, आपसे यदि प्रश्न पूछ लें अशोक, सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजने वाला टिफेनथेलर था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजने वाला कौन था? टिफेनथेलर था। और ये सबसे पहले कब खोजा गया था? 1750 में खोजा गया था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजने वाला कौन था? टिफेनथेलर था। 1750 में खोजा गया था। और किस अभिलेख को या किस शिलालेख को इन्होंने सबसे पहले, किस अभिलेख को उन्होंने दिल्ली मेरठ को इन्होंने 1750 में खोजा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजने वाला टिफेनथेलर था। 1750 में इसको खोजा गया था। और वो कौन सा था? दिल्ली मेरठ। तो आपको पता है दिल्ली मेरठ ये शिलालेख पहले अशोक का था। इसको बाद में आपको पता है दिल्ली मेरठ यूपी में था। इसको बाद में फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कर दिया था। तो इस अभिलेख को सबसे पहले उन्होंने क्या किया गया था? खोजा था। अब एक और अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था? तो खोजने वाला और पढ़ने वाले में अंतर है। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिसेप था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिसेप था। और ये पढ़ा गया था 1837 में। कब पढ़ा गया था? 1837 में। और वो शिलालेख था, अभिलेख था दिल्ली टोपरा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिल्ली टोपरा जो पहले अंबाला हरियाणा में था, उसके बाद में इसको कहाँ स्थापित कर दिया? दिल्ली में स्थापित कर दिया। और ये अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख को उन्होंने सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिसेप था। दिल्ली टोपरा जो अंबाला हरियाणा में था, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसे दिल्ली में स्थापित कर दिया। और ये इस शिलालेख की जानकारी हमें शम्से सिराज इसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अशोक चल रहा है
ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट तक इस वीडियो को देखें और कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखें, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।